हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न के ऊपर। ठीक है, जो कि आज पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास सीरीज का है। ठीक है, अगला सीरीज बताना है, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंतर देखना है कि कितने का अंतर है। तो 30 और 46 के बीच का अंतर कितना है मेरे भाई? 16 का अंतर है। ठीक है, 46 और 78 के बीच के अंतर कितने का है? तो 32 का अंतर है। ठीक है, 78 और 126 के बीच देखिए कितने का अंतर है? तो कितने का अंतर है? 48 का अंतर है। ठीक है, और यहां आप देख रहे हैं कि 126 और 190 के बीच कितने का अंतर है? 64 का अंतर है। उसी तरह से इसके बीच कितने का अंतर है? तो 80 का अंतर है। ठीक है, तो हो क्या रहा है देखिए, 16 के पहाड़े का अंतर है। ठीक है, 16 का 16 दूना 32, 48, 64, 80। अगला क्या होगा? तो 96 का अंतर होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 270 में जब हम 96 को ऐड कर देंगे तो हमें अगला सीरीज मिल जाएगा, अगला नंबर मिल जाएगा। तो 270 में 96 ऐड कीजिए, कितना होगा? 366 होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में है, दिमाग लगाइए कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, एनालॉजी सीरीज का क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 196 का संबंध फाइंड आउट करना रहता है यहां जो आएगा उसके बीच। ठीक है, और वही संबंध इन दोनों के बीच फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 196 और 15 में क्या संबंध है। तो हम लोग 196 को क्या लिख सकते हैं? 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर 15 लिखा गया है तो कोई बात नहीं, एक जोड़ करके लिख दिया गया होगा शायद। 441 को क्या लिख सकते हैं? उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर। ठीक है, और एक एक जोड़ करके अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहां पर? तो यहां पर हम लोग 22 लिख सकते हैं। तो क्या ऑप्शन में 22 है? जी, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का है, इसमें भी आपको अगला सीरीज बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप लोगों को सबका पोजीशन याद रहना बहुत जरूरी है। तो ए का पोजीशन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और देखिए डी का पोजीशन कितना होता है? 4 होता है। और जी का पोजीशन कितना होता है? 7 होता है। तो देखिए ए और डी के बीच का अंतर कितने का है? तो 3 का अंतर है। ठीक है, चूंकि यहां पर 1 था, यहां 4 था, तो 3 का अंतर हुआ। ठीक है, डी और जी के बीच का अंतर कितने का हुआ मेरे भाई? डी का पोजीशन 4 है और जी का पोजीशन 7 है, तो यहां भी 3 का अंतर हुआ। अगला जो भी यहां आएगा उसके बीच कितने का अंतर होगा? 3 का अंतर होगा। यानी जी में जब हम 3 जोड़ेंगे, यानी 7 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा, जो कि जे का होता है। ठीक है, अगला देखिए डी का पोजीशन कितना होता है? 4 होता है, और जी का पोजीशन कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो कितने का अंतर? 3 का अंतर। यहां देखिए जी का पोजीशन 7 होता है और जे का पोजीशन 10 होता है, यहां भी 3 का अंतर है, तो आगे भी क्या होगा? 3 का अंतर होगा। यानी जे का पोजीशन कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 10 में 3 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा? 13 होगा। और 13 किसका पोजीशन होता है? एम का पोजीशन। ऑप्शन में देखेंगे क्या जे और एम है? तो जी बिल्कुल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, देखिए जे से 2 ही स्टार्ट हो रहा था, एक ऑप्शन नंबर सी, एक ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर देखिए जे के बाद एल है, लेकिन जे के बाद हमें एम चाहिए था, एम मिल गया, तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक अलग है। ठीक है, बाकी से तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा अलग है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, पहले आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले 2 नंबर को ऐड कीजिए, 2 और 4 को ऐड कीजिए तो कितना होगा? 6 होगा, और वही ऐड करके लिख दिया गया है। पहले 2 नंबर को ऐड कीजिए और लास्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाना चाहिए। तो देखिए 6 और 2 को ऐड किए, 8 मिल गया, यहां पर मिल रहा है। 1 और 2 को ऐड करने पर 3 होगा, और लास्ट में क्या है? 8 है, तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 2 और 2 को ऐड करने पर हमें लास्ट वाला मिल जा रहा है। देखिए सब में लास्ट वाला मिल जा रहा है। ठीक है, ए, ऑप्शन ए, बी और डी में पहले 2 को जोड़ने पर लास्ट वाला मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा।
थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कैसे ये सॉल्व होगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए अभी वो यहां पर है, ठीक है, तो वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, ठीक है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, सभी को पता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो पूर्व की ओर जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए ये इधर जा रहा है, तो इसका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, तो ये इसका क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दाईं तो ये है, तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, मुड़ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कुछ दूर चलने के बाद, यहां भी कुछ दूर चला, चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए इधर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ये क्या होगा, ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। दाईं इसका कौन सा होगा, ये होगा, इधर मुड़ जाएगा, ठीक। आगे क्या बोलता है, कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो ये क्या होगा उसका, ये राइट होगा इधर वाला, और इधर वाला लेफ्ट होगा, तो फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए, अभी वह इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा है, आप सभी लोग बताइए, ये कौन सा दिशा है, दक्षिण है, ठीक है। तो दक्षिण इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में है, सॉल्व कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है और हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, तो आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि विकास पाता है कि वह दाहिने से 12वां तथा बाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए ताकि पंक्ति में कुल 28 लड़के हो जाए, ठीक है। समझिए ये एक पंक्ति है, ठीक है, यहां पर विकास है, ठीक, यहां पर विकास है और इसका स्थान दाहिने से कितना है, सपोज कीजिए ऊपर से 12 है, ठीक है, ऊपर से 12 है और इसका बाएं से, सॉरी ऐसे हम लोग पंक्ति को बनाते हैं, ठीक है, दाएं बाएं की बात कर रहा है, तो यहां पर विकास है सपोज कर लीजिए, और इसका क्या बोल रहा है, दाहिने से कितना बोल रहा है, 12वें, तो दाहिना इधर होगा, ठीक है, इधर से 12 नंबर पर है, और क्या बोल रहा है, बाएं से चौथे स्थान पर है, यानी इधर से चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर इस लाइन में टोटल निकालना है तो क्या करना होगा, तो टोटल के लिए 12 और 4 को ऐड करके और -1 कर देंगे, 12 + 4 करेंगे और -1 करेंगे। एक क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि इसके स्थान को 2 बार गिना जा रहा है, एक बार बाएं से और एक बार दाएं से, ठीक है। तो 12 4 16 हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। टोटल यानी 15 अभी लड़के हैं लाइन पे। क्या बोल रहा है, कितने लड़के जोड़े जाना चाहिए कि 28 हो जाए, बताइए 15 हैं और हमको 28 पुराना है, तो कितना लड़का को और लाना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि 15 में यदि हम 13 जोड़ देंगे तो 28 लड़के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बी की बहन ए है, ठीक है, बी की बहन कौन है, तो बी की एक बहन है जो कि ए है, ठीक है। तो बी ए बहन है तो क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे एक ऊपर में, ठीक है। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, देखिए सी का एक भाई है जो कौन है, बी है, ठीक है, बी भाई है सी का। आगे बढ़ते हैं। डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र कौन है, सी है, तो डी का पुत्र सी है, ठीक है। डी के बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ ये माता है कि पिता है, ठीक है। डी का पुत्र सी है, हो गया यहां तक। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ये तीनों सी बी और ए आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। और ये क्या है, या तो पिता होंगे या तो माता, ठीक है, और ये क्या है, बेटी होगी, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का पूछा जा रहा है, ए डी का कौन लगेगा, ठीक है, तो ए कौन लगेगा, बेटी लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, पुत्री, बेटी या पुत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लॉक का है, ठीक है। आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आप कर सकते हैं। चलिए कैसे ये सॉल्व होगा मैं बताता हूँ। देखिए टाइम यहाँ पर दिया गया है 11:35 और इसका आपको बताना है वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन बनता है, या तो आपको टाइम दे दिया जाएगा 11 से पहले का या फिर बाद का दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो बाद का दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 30:60 से, जो हमारा समय दिया गया है 11:35 को। यदि टाइम कम का दिया हुआ रहता, ठीक है, 11 से कम का दिया हुआ रहता तो हम लोग घटाते 11:60 से। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। 60 में से 35 को घटाइए 25 बचेगा, ठीक है। और 23 में से 11 को घटाइए कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी 12:25 क्या हो जाएगा, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कैसे ये सॉल्व होगा, तो देखिए इस तरह का प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है क्या कहीं पर झुंड है। तो देखिए इसमें करना क्या रहता है, जो खाली स्थान है वहां पर भरना रहता है, ठीक है। तो हम लोग झुंड को देखेंगे और वहीं से भर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए झुंड बहुत सारा है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग आराम से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सी के बाद वाला हमको चाहिए, सी और ए के बाद वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ सी और ए के बाद क्या है, बी है, तो आराम से हम लोग यहाँ पर बी भर देंगे, ठीक है, बी भर देंगे। आगे देखिए हमें क्या चाहिए, सी और ए के पहले चाहिए। तो देखिए सी और ए के पहले क्या है, ध्यान से देखिए सी और ए के पहले ए है, तो ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ए लिखा जाएगा। अब यहाँ ये वाला हमको भरना है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, बी और ए के बाद क्या है, बी और ए के बाद देखिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी और ए के बाद सी है, तो यहाँ पर सी भर देंगे। सबसे आसान तरीका और बेस्ट है, ठीक है, ऐसा ही आपको करना है। देखिए उसके बाद क्या है, सी और ए के पहले क्या है, सॉरी हाँ, ए और सी के पहले क्या है। देखिए यहाँ पर ए और सी के पहले ए है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए और सी के पहले क्या है, ध्यान से देखिए ए है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या भर देंगे, ए भर देंगे। यानी बी ए सी ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एलसीएम एचसीएफ का है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जिससे 8, 16, 24 और 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। देखिए छोटी सी छोटी संख्या बोल दिया जाए तो आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाता तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे 8, 16, 24 और 72 का एलसीएम आप निकालेंगे, ठीक है। जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग निकाल के मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिर्फ आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 आता है, ठीक है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, यहाँ 8 है, ठीक है, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 56 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 आता है, तो 8 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, ठीक है। आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको देखना है क्या 8 से ये 56 कटता है, तो जी बिल्कुल ये 7 बार में कट जाता है, तो बस आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसका जो शेषफल बचा है, 56 से भाग देने पर जो शेषफल बचा है, कितना बचा है, 29 बचा है, ठीक है। इसी में आपको भाग दे देना है 8 से, जो भी शेषफल आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 बार भाग जाएगा, 24, 5, यानी शेष हमारा कितना बचा, 5 बचा। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कीजिए, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए 3400 रुपए को ए बी तथा सी में 5:9:3 के अनुपात में बांटा गया। ए तथा सी का हिस्सा का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अनुपात में दे दिया गया है कितना, 5:9:3 और रियल वैल्यू कितना दे दिया गया है, 3400, ठीक है। तो देखिए जिसका वैल्यू दिया है उसको ऊपर लिखना है। तो किसका वैल्यू दिया है, 5, 9 और 3 का कितना दिया गया है, 3400 रुपया। तो 3400 को आराम से आप ऊपर लिखिए, ठीक है। और जो भी रेशियो में दिया है सबको ऐड कीजिए।
चूंकि इसी का वैल्यू ने दिया गया है 3400 रुपया, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 और 3 17 हो जाएगा। 17 लिख दीजिए बट्टे में। और क्या पूछा था, ए और सी का हिस्सा क्या होगा, तो ए और सी का जो भी रेशियो है, तो ए और सी का रेशियो कितना है, ए का 5 है और सी का 3 है, इसका योगफल पूछा जा रहा है। योगफल मीन्स होता है जोड़, ठीक है, दोनों का जो हिस्सा है उसका योग कितना होगा। तो पहले का 5 है, दूसरे का 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुना कर देंगे। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सोल्व करने पर आएगा। तो कितना बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा, 200 गुने 8 कर देंगे आप, तो क्या आएगा, 1600 रुपया आएगा। यही क्या हो जाएगा, ए और सी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 1600 रुपया ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 13 परसेंटेज का है, ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कैसे ये सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत है, ठीक है, वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा कुल कितने अंक के थे। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल जो पासिंग मार्क्स था 40% था, ठीक है, पास होने के लिए कितना लाना जरूरी था, तो 40% अंक लाना जरूरी था, और विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से ही फेल हो गया। अगर वह 40 अंक और ला लेता तो पास हो जाता, यानी हम कह सकते हैं कि वह कितना टोटल लाता, तो अगर वह 80 लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितना है, 40%, यानी हम कह सकते हैं कि 40% का वैल्यू दिया गया है 80, और हमसे पूछा कितना का गया है, 100% का। हम सभी जानते हैं कि परीक्षा कितने परसेंट का होता है, तो 100% का होता है, ठीक है, तो 40 का वैल्यू दे दिया गया है 80, तो क्या आप 100 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 40 का वैल्यू 80, तो 100 का क्या होगा, तो जिसका वैल्यू दिया है उसको ऊपर लिखिए और जिसका निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो किसका वैल्यू निकालना है, 100 का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। 40 से ये 2 बार में, यानी 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम था, तो 200 मार्क्स कौन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट का है। देखिए 200 रुपए का एक सामान है, 10% हानि पर बेचा गया, ठीक है, तो यदि बाद में 5% घटा दिया गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था, 200 रुपया उसका दाम था, इसको कितना में बेचा गया, 10% हानि में बेचा गया, यानी 90 में बेचा गया, ठीक है, तो कितना में बेचा गया, 180 रुपया में बेचा गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 5% का क्या हुआ, दाम मतलब घट गया, ठीक है, तो 200 में 5% का दाम घटा दीजिए तो कितना होगा, यानी 95% अभी लगेगा, तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 9 दूना 18 और 1 19, यानी अभी उसका वस्तु का दाम कितना है, 190 रुपया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अब जो एक वस्तु का 190 रुपये दाम है, अगर इस पर 10% का हानि होगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए नया हमारा क्या निकल गया, 190 रुपये निकल गया, और इसमें 10% का हानि का मतलब 90 में बेचा, ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट दीजिए और 19 गुने 9 करेंगे तो क्या होगा, 171, यानी नया जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 171 रुपया आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा। एक किसान ने 10% साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया तथा 4 वर्ष बाद 4200 रुपये देकर कर्ज चुका दिया, तो उसने टोटल कितना कर्ज लिया था। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए दिया क्या है, दर दे दिया गया है आपके पास, समय दे दिया गया है, और 4200 रुपया क्या दिया गया है, मिश्र धन दे दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कितना कर्ज लिया था, यानी मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे ये सॉल्व होगा, तो देखिए मूलधन बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है, इंटू 100 प्लस मिश्रधन इंटू 100/100 प्लस RT, यानी दर गुने समय। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो 4200 रुपया दिया हुआ है, तो लिख दीजिए गुने 100 है
तो 100 लिख दीजिए। ठीक, बट्टा में कितना है, 100 है, प्लस आर इंटू टी कितना है, समय और दर कितना है, तो समय है 4 वर्ष और दर है 10%। तो क्या हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल कितना हमारा ऊपर हो गया, टोटल हो गया 4200 गुने 100 बट्टा में कितना नीचे हो गया, 100 प्लस 40 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी ये 320 बार में, सॉरी 32 बार में कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 30 बार में कट जाएगा। अब क्या कीजिए, ऊपर में क्या बचा, 30 गुने 100 बचा, तो 30 गुने 100 जब आप करेंगे, 30 गुने 100 तो कितना आएगा, 3 में 3 जीरो। देखिए किस में है, 3 में 3 जीरो, ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।